हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें बताता है सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट है जो खरीद के पढ़ें, ठीक है। तो इसमें है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है कि हाँ, कि अगर हम किसी आदमी की तरफ देखते हैं और अरे यार और यार वाला व्यवहार करते हैं, हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और यस सर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है, अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती हैं। इससे लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। यह खुद का सम्मान करता है और मैं उसकी सम्मान करूँगा। फटे हाल या गंदे कपड़े पहने व्यक्ति की लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती हैं। ऐसे कपड़ों से यह संदेश पहुंचता है कि यह रहा एक असफल व्यक्ति, लापरवाह, अयोग्य, महत्वहीन। वह सिर्फ एक औसत आदमी है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे धक्के खाने की आदत होगी। जब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने पहनावे का सम्मान करो, अपने पहनावे का सम्मान करो, तो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है। मैं आपकी बात सहमत हूँ, पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊँगा जिन्हें पहनकर मुझ में आत्मविश्वास जाग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगें। यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफ़ी समय तक परेशान किया था, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़े आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहाँ तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो पाएंगे कि न सिर्फ इससे आपकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों की नज़रों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। और आप पाएंगे कि ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके कपड़े ज़्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और वे जब तक चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी बनी रहेगी। जो आप खरीदेंगे वह ज़्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है और वह $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती हैं और यह दूसरों से भी कुछ कहती हैं। सुनिश्चित कर लें कि वह सबसे यही कहे कि यह रहा एक व्यक्ति जो अपना सम्मान करता है, यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किया जाता है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। यह सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंटें उठाने वाले की यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह बहुत बढ़िया कहानी है, इसीलिए एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जब यह सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटा $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंटों वालों की ज़िंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
शायद पहले दोनों ईंट वाले ज़िंदगी भर वही काम करते रहेंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उसमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी, वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे, उन्हें कोई चीज़ पीछे से धकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर, जिसने यह कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा ईंट नहीं उठाई होगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी सोच क्या है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। मेरा दोस्त नियुक्तियों देने वाली एक फर्म चलाता है। उसने मुझसे हाल में ही कहा कि हम किसी की नौकरी के आवेदन में इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि वर्तमान नौकरी के बारे में किसी कर्मचारी की राय क्या है। जब हम देखते हैं कि उसकी नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हम पर इसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आवेदक की नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो उसकी नज़र में उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण होगा। हमने यह पाया है कि जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है, वह अपने काम को उतनी ही अच्छी तरह से करता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। आपकी वेशभूषा की तरह आपकी अपने काम के बारे में सोच भी आपके सुपीरियर, सहयोगियों और अधीनस्थों से कुछ कहती हैं। दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहती हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक दोस्त के साथ कुछ घंटे का समय बिताया। मेरा यह मित्र एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है। हमने आदमी बनाने के बारे में बात की। उसने अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम मुझे समझाया और कहा कि उसने इससे बहुत सीखा है। हमारे यहाँ 800 लोगों का गैर उत्पादक स्टाफ है। हमारे पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने एक सहयोगी के साथ हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेता हूँ। हमारा लक्ष्य सीधा सा है, हम जानना चाहते हैं कि हम उसके काम में उसकी क्या मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वह हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा होता। हम कर्मचारियों से सीधे सवाल नहीं पूछते, इसके बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वे जो कहना चाहते हों, हमें उनके सच्चे विचार सुनना चाहते हैं। हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते हैं। मैंने इससे यह सीखा, उसने आगे कहा, कि हमारे कर्मचारी ए ग्रुप या बी ग्रुप में किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं, और इनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है अपने काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी की रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियों, छुट्टियों के समय, बीमा योजना में सुधार, ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें पिछले मार्च में ओवर टाइम दिया गया था, क्या इस बार भी मार्च में उन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में काफ़ी बात करते हैं। वे हमें विस्तार से बताते हैं कि उन्हें अपने साथी कर्मचारियों की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं हैं। कुल मिलाकर बी ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे गैर उत्पादक स्टाफ के 80% कर्मचारी आते हैं और अपनी नौकरियों की आवश्यक बुराई समझते हैं। अपनी नौकरी के बारे में एक ग्रुप के व्यक्ति का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है और हमें सुझाव देता है कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वह हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वह हमसे सिर्फ अवसर चाहता है। एक ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं। वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते हैं। वे मेरे ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते हैं। जबकि बी ग्रुप के लोग मानते हैं कि इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है और इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते हैं।
किसी के रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है? किसी के रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है, यह देखने का तरीका हमारे पास है। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उसकी तनख्वाह बढ़ाना, बाकी खास लाभ देने की जितनी भी सिफारिशें होती हैं वे सब मेरे पास आती हैं। हमेशा यही देखने में आया है कि लाभ देने की सिफारिश एक ग्रुप के लोगों के लिए की जाती हैं और हमेशा यही देखने में आया है कि जितनी भी समस्याएं आती हैं वे बी ग्रुप के लोगों की तरफ से आती हैं। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह है, उसने कहा, कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए, उनकी किस तरह मदद की जाए कि वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचें कि आप कमज़ोर हैं और यह सोचें कि आप में योग्यता कम है यह सोचें कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचें कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचें और आप निश्चित रूप से असफल ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आप सफलता की चोटी पर पहुँच जाएंगे। जीतने का सीधा सा तरीका यह जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोच कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। सुपरवाइज़र के पहलू से देखें और अपने आप से पूछें कि आप किस व्यक्ति को प्रमोशन देंगे या किस व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। उस सेक्रेटरी को जो अपने बॉस के ऑफिस में न रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी को जो इसी ऑफिस में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वह अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। उस कर्मचारी को जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है, अगर उन्हें काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी को जो आलोचना को रचनात्मक रूप में लेता है और अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। उस सेल्समैन को जो ग्राहक को बताता है, अरे मैं तो वही काम करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। यह उस सेल्समैन को जो कहता है मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस फोरमैन को जो किसी कर्मचारी से कहता है सच बात कहूँ तो मैं अपने काम को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ऊपर के लोग मेरी नाक में दम किए रहते हैं, आधे से ज़्यादा समय तो मैं यही समझ ही नहीं पाता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। या उस सुपरवाइज़र को जो कहता है कि आप किसी भी काम में कोई न कोई गड़बड़ बात तो होती ही है, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ऊपर के लोग काफ़ी समझदार हैं, वे हमारी समस्याएं समझते हैं और हमारा भला चाहते हैं। क्या इससे आपको यह पता नहीं चल पाता कि कई लोग सारी ज़िंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनकी सोच और केवल उनकी सोच ही उन्हें वहाँ बनाए रखती हैं। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक बार बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी अपने नए अनुभवहीन लोगों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देती है। कंपनी की नीति यह है कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी नए युवक को शुरुआती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दें। आमतौर पर यह युवक कॉलेज ग्रेजुएट होता है और हम शुरू से इसे मेल बॉय का काम सौंपते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाक पहुंचाने के लिए किसी कॉलेज की ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है। हमारा लक्ष्य यह होता है इस युवक को हमारी एजेंसी के सभी तरह के कामों का अनुभव हो जाए। जब वह यह काम अच्छी तरह से सीख लेता है तो हम उसे नया काम देते हैं। कभी कभार यह होता है कि जब हम उस नए युवक को बताते हैं कि उसे शुरुआत में डाक लाना और ले जाना है तो उसे लगता है कि डाके का काम करना छोटा और महत्वहीन है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने गलत व्यक्ति चुन लिया है। अगर उसमें यह देखने की दूरदृष्टि नहीं है कि मेल बॉय का काम सीखना जरूरी है, यह महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम है, तो हमारी एजेंसी में उसका कोई भविष्य नहीं है। याद रखें, एग्जीक्यूटिव जब इस सवाल का जवाब सोचते हैं
उस स्तर पर कि वह व्यक्ति क्या करेगा, तो इसके पहले भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अभी वह जो काम कर रहा है वह कैसा कर रहा है। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है जो दमदार, सीधा सा और आसान है। आगे बढ़ने से पहले इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। वह व्यक्ति जो सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। और बेहतर काम का मतलब होता है ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सुख। हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं। चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हों, धार्मिक और राजनीतिक विचार हों या किसी और तरह का व्यवहार हो। बच्चा आमतौर पर अपने माँ बाप की सोच का जीता जागता प्रतिबिंब होता है। वह नकल करके सीखता है और यही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे अपने लीडर्स और सुपरवाइज़र की नकल करते हैं। उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे आसानी से परख सकते हैं। अपनी किसी दोस्त और उसके बॉस का अध्ययन करें और यह देखें कि दोनों की सोच और कार्यों में कितनी समानता है। आपका दोस्त इन क्षेत्रों में अपने बॉस की नकल कर सकता है। भाषा और शब्दों का चयन, सिगरेट पीने का तरीका, चेहरे के कुछ भाव और आदतें, करोड़ों का चुनाव, कार का चयन, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में समानता दिखाई दे सकती है। नकल की शक्ति को देखने का एक और तरीका कर्मचारियों के रवैये, बॉस के रवैये की तुलना करना है। अगर बॉस नर्वस, तनावग्रस्त, चिंतित होगा तो उसके काफ़ी करीबी सहयोगी भी इसी तरह के होंगे। परंतु जब मिस्टर बॉस सफल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके कर्मचारी भी सफल और अच्छा महसूस करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं उससे यह तय होता है कि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। हमारे अधीनस्थों का काम के बारे में जो रवैया होता है वह काम के बारे में हमारे रवैये का प्रतिबिंब होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे अच्छे और बुरे रवैये का असर हमारे अधीनस्थों के रवैयों पर पड़ता है, जिस तरह किसी बच्चे पर अपने माँ बाप के रवैये का असर पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज़्यादा रोमांचित कर दिया हो? या कभी आपने गौर किया कि किसी उत्साही धर्मोपदेशक और वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया? अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास के लोगों में भी उत्साह होगा। परंतु आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है, उत्साहपूर्वक सोचें। हमेशा आशावादी, प्रगतिशील विचार रखें। यह बहुत बढ़िया काम है और मैं यह काम कर सकता हूँ। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचें और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी को खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे छोटे तरीकों से धोखा देते हैं तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेंगे? हम अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सकें। हमारे सुपीरियर हमारी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसी डिवीज़न सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे उस सुपरवाइज़र को जो अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है, या उस सुपरवाइज़र को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफ़ी पीछे रहता है।
यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें ताकि आपके अधीनस्थों भी सीख लें कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा हूँ जिससे आने वाला कुछ सीख ले सकूँ? क्या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने अधीनस्थों में देखना चाहूँगा? हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। यह तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था। मैं जानता था कि मेरी आवाज़ फ़ोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए यह बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वह फ़ोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता था तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता? क्यों न मैं फ़ोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं? उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा कि बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहाँ कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया कि मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, जिन लोगों को मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें इन्हीं कारों की ज़रूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही यह आत्म प्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे फ़ोन करने में ज़रा भी हिचक नहीं हुई। मैं फ़ोन करने के लिए इत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली प्लॉट में खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। यह एक शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें और जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे, उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बात करने के बाद वह पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि वह अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वह वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूं। मैं सोचता जा रहा था कि लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूं, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो, मैंने बीच में कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले आपने अपने आप को हरा दिया, अपनी खुद को विश्वास दिला दिया कि आप सफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आज कि आप असफल हो गए।
साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब इस शाम को सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि अब आप यह करें। अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ। मैं अपनी बातें सच्चे दिल से कहूँगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आएं और अपना भाषण देना शुरू कर दें। काश कि आप वहाँ होते और दोनों भाषणों के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का अंतर यह हुआ कि वह बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश: प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा न बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में वही बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान में कई बार कोक दिखाई या सुनाई दे जाता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं वे आपको लगातार कोक बेचते हैं और उसके पीछे एक कारण होता है कि अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि बेहद कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वे आपको बहुत बार कोक बेचते हैं, बार बेचते हैं। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा है। उनमें अपने सबसे महत्वपूर्ण सामान यानी खुद के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये लोग नीरस हैं, खुद को छोटा समझते। उन्हें लगता है कि उनकी कोई हस्ती नहीं है और चूँकि उन्हें ऐसा लगता है इसीलिए सचमुच ऐसा ही होता है। टॉम स्टैनली एक युवक जो तेज़ी से सफलता के रास्ते पर जा रहा था। टॉम दिन में 3 बार खुद को खुद के हाथों बेचता था। वह ऐसा टॉम स्टैनली के 60 सेकंड के विज्ञापन के माध्यम से करता है। वह अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखता है। इस विज्ञापन में उसने क्या लिखा है? टॉम स्टैनली से मिले एक सचमुच महत्वपूर्ण व्यक्ति। टॉम, आप एक बड़े चिंतक हैं, इसलिए आप बड़ा सोचें। हर चीज़ के बारे में बड़ा सोचें। आप में बढ़िया काम करने की बहुत योग्यता है, इसीलिए हमेशा बढ़िया काम करें। टॉम, आप सुख, प्रगति और अमीरी में विश्वास करते हैं, इसीलिए सिर्फ सुख के बारे में बात करें। इसीलिए सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। आप में बहुत क्षमताएं हैं टॉम, आप में बहुत क्षमताएं हैं, इसीलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी नौकरी में करें। आपको कोई चीज़ सफल होने से रोक नहीं सकती टॉम, कोई भी चीज़। टॉम, आप उत्साही हैं, अपने उत्साह को सबके सामने दिखने दें। आप अच्छे दिखते हैं टॉम और आप अच्छा अनुभव करते हैं, ऐसे ही बने रहें। टॉम स्टैनली, आप कल बहुत बढ़िया आदमी थे और आप आज दिखाएंगे कि उससे भी बढ़िया आदमी बनकर दिखाएंगे। अब ऐसा करके दिखाएं टॉम, आगे बढ़ें। टॉम मानता है कि इस विज्ञापन की मदद से ही वह इतना सफल और महत्वपूर्ण बन गया। खुद को खुद के हाथों बेचने से पहले मैं सोचा करता था
तो अब पहले तो करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। खुद के हाथों में बेचने से पहले मैं सोचा करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास सफल होने के सारे गुण हैं और मैं सफल हो रहा हूँ। मैं हमेशा सफल होता रहूँगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने क्षेत्रों के गुणों, आपकी कौन सी योग्यताएं और काबिलियत है, खुद से पूछें मुझ में क्या खास बात है। अपने बारे में वर्णन करते समय ज़रा भी संकोच न करें। इन गुणों को एक कागज़ पर अपने शब्दों में लिख लें और फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टेली के विज्ञापन को एक बार फिर पढ़ें। वह देखें कि वह किस तरह टॉम से बात करता है। अपने आप से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। जब आप विज्ञापन तैयार करें तो किसी और के बारे में न सोचें, खुद के बारे में सोचें। तीसरी बात, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को अकेले में जोर से पढ़ें। शीशे के सामने पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। इसे पढ़ते समय शारीरिक गतिविधियों की भी मदद लें। अपने विज्ञापन को दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय अपने शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाने दें। इसे जोश के साथ पढ़ें। चौथी बात, आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें। जब भी आपको किसी परिचित में साहस की ज़रूरत हो तो इसे पढ़ें। जब भी आप खुद को निराश और असफल पाएं तो इसे पढ़ें। कहाँ गया? पढ़ें। अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पास रखें, इसका प्रयोग करें। एक बात और, बहुत से लोग, शायद ज़्यादातर लोग, सफलता की इस तकनीक को पढ़कर हंस सकते हैं, क्योंकि वे लोग या तो मानने को तैयार नहीं कि विचारों को नियंत्रित करके सफलता पाई जा सकती है। परंतु मेहरबानी करके औसत व्यक्तियों के औसत फैसले को न मानें। आप औसत व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको खुद के हाथों खुद को बेचने के सिद्धांत के बारे में कोई शंका है तो अपनी पहचान के सबसे सफल व्यक्ति से सलाह लें और इस बारे में वह क्या सोचता है उससे पूछें और वे खुद के हाथों खुद को बेचना शुरू करें। अपनी सोच को विकसित करें, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्यों को विकसित करना और इसी से सफलता मिलती है। यहाँ आपको एक आसान तकनीक बताया जा रहा है जिसकी मदद से आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच पाएंगे। नीचे दिए गए फॉर्म को मार्गदर्शक की तरह प्रयुक्त करें। तो मैं किस तरह सोचता हूँ? चेकलिस्ट। परिस्थिति, जब मैं चिंतित होता हूँ तो कहता है कि खुद से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरी पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात से विचलित होगा? एक विचार, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करता? मेरा पहनावा, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? मेरी भाषा, क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ? जो मैं पढ़ता हूँ, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति से पढ़ते हैं? चर्चा, क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? जब मैं गुस्सा होता हूँ, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा होता है? मेरे मजाक, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह के मजाक करते हैं? मेरी नौकरी, महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? अपने दिमाग में सवाल जमकर बैठा लें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरीके से काम करता है? और बड़े ज़्यादा सफल बनने के लिए इस सवाल का उपयोग करें। संक्षेप में याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें,
इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती हैं। सुनिश्चित कर लें कि यह आपके आत्मविश्वास और हौसले को बढ़ाए। आपकी वेशभूषा सामने वाले से कुछ कहती हैं। सुनिश्चित कर लें और यह सबसे कहें, यह रहा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। यह सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें कि आपको ऐसे मानसिक संकेत मिलने लगेंगे कि आप अपने काम को किसी तरह बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सोचें कि आपका तो खुद को आपका महत्वपूर्ण है। आपका दिन सोचना है कि आपका काम महत्वपूर्ण है। हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। ज़िंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। तो ओके दोस्त, थैंक्स, बाय बाय।